ओके 271। चलो स्टार्ट हेलो। करो। हाँ जी, हाँ जी, संजय स्टार्ट करना। हाँ जी। एक्चुअली आज डॉक्टर सैमुअल हैनीमन का 271 बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे। 10 अप्रैल 1755 का उनका बर्थ हुआ था, और उसके बाद में आज का दिन हम लोग एज ए होम्योपैथ उसको एक एज अ जो भी हमारा रिस्पेक्ट है होम्योपैथी टूवर्ड्स हैनीमन के वर्क टूवर्ड्स ये इस दिन को सेलिब्रेट करके करते हैं। और हम चाहते हैं कि आज का दिन मतलब जो भी जो बर्थडे है 10 अप्रैल, एक्चुअली ये कल के बजाय आज हमने रखा क्योंकि कल 10 अप्रैल को बहुत सारे लोग होम्योपैथ बिजी होते हैं अपने अपने काम में। तो इसीलिए कुछ ना कुछ अपने ग्रुप पे भी कुछ होना चाहिए। इस उद्देश्य से आज का ये सेशन रखा है। अगर हनीमन के वर्क के रिलेटेड किसी को भी कुछ पूछना है तो मैं हूँ जवाब देने के लिए। रेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रोमिला आज का उसको उनका एक डिप्रेशन का टॉपिक लेना चाह रही थी, वो कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू प्रोमिला। थैंक यू डॉक्टर संजय। हेलो डियर। डॉक्टर हनीमन के बर्थडे को सेलिब्रेट हमने जो कल करना था, कल अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो सब बिजी रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये आज रखा है। टॉपिक हमारा है डिप्रेशन एंड काउंसलिंग। और मैंने मैसेज में लिखा भी था आप लोगों को डियर में कि हमारा कॉन्वर्सेशन ड्यूल कॉन्वर्सेशन रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोई पहले बताएगा मुझे कि डिप्रेशन से मीनिंग क्या है और काउंसलिंग से क्या समझते हैं आप लोग? What is meant by depression and what is meant by counseling? प्लीज सामने आओ भाई। ऐसे चुपचाप नहीं रहना है, आपको बोलकर बात करनी है मेरे से, प्लीज। हाँ जी। कैन एनीवन शेयर को आप अपनी क्लिनिक में डिप्रेशन के देखते ही होंगे पेशेंट्स, ऐसे तो होता नहीं है कि हम डिप्रेशन के पेशेंट्स नहीं देखते हैं। ऑडियंस, अरे इतने लोग हो यार, कोई एक भी नहीं है। शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यार, कोई कुछ बोलोगे तो हम एक दूसरे से ज्यादा बेहतर सीखते हैं। लिखकर बता दो कोई। आकांक्षा, वैल्यूधम, मनराज, लिख के बताओ, नहीं सामने आना तो। शायद उनको हनीमन का वर्क चाहिए, उससे बात करेंगे। चलिए, देखो डिप्रेशन से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे लोग अक्सर आते हैं कि हम हमें डिप्रेशन है, हम है ना, स्ट्रेस और एक्सट्रीम सैडनेस। नीतू अरोड़ा, ठीक है बेटा। एनीवन एल्स? नीतू ऐसे वीडियो पर आ सकती हो बेटा? फीलिंग ऑफ सैडनेस। आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। ऐसे वीडियो पर आएगा कोई मेरे साथ? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नाइस। आइए, कोई सामने आइएगा। नो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, वेरी राइट। Then what is the difference between stress and depression? You both are going very right, beta. Come on. What is the difference between stress and
डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई सोचो थोड़ा सा। बोथ वर्ड्स आर वेरी क्लोज। एक और both words are very very close, stress and depression। कोई बोलेगा? चलिए देखिए, डिप्रेशन में देखते हैं, हमारा जैसे टॉपिक है डिप्रेशन। जैसे आप लोगों ने बोला है एक्सट्रीम सैडनेस, तो स्ट्रेस में क्या है? सैडनेस। अगेन स्ट्रेस इंड्यूस डिप्रेशन, एनर्जी लो, कुछ ऐसा जो जिससे जो पता लगे कि हाँ यही है, क्लियर कट वर्ड। आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट यू ऑल आर डॉक्टर्स, आपको ज्यादा गहराई से शब्दों की जान पहचान होनी चाहिए। स्ट्रेस इज ए टेम्परेरी रिस्पॉन्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड नीतू, शाबाश बेटा। देखो डिप्रेशन क्या है, नो डाउट इट्स अ सैडनेस, है ना। पर यहाँ पर हमारी केमिकल इम्बैलेंस भी हमको सपोर्ट करता है। जहां पर डिप्रेशन होता है हमारे हार्मोन जो होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ता है इन डिप्रेशन। बट इन स्ट्रेस वहां वो चीज नहीं होती है। सरफराज, यस वेरी राइट बेटा, बट स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा उदासी रहती है कई बार। अब देखते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या है। स्ट्रेस में क्या है कि सैडनेस रहेगी, तो डिप्रेशन में भी सैडनेस रहती है। ठीक है, स्ट्रेस में भी हम थोड़ा वरीज ज्यादा होती हैं। जो हमारा डिप्रेशन है वहां पे वरीज की बजाय सैडनेस जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल को टच करती है, और साथ में क्या होता है, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, जो कि स्ट्रेस में मिसिंग होते हैं। ठीक है, हमारा हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो स्ट्रेस में नहीं, डिप्रेशन में रहता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। स्ट्रेस कब कब हो सकता है हमको? जैसे ऑफिस में काम करा कोई, तो मेरा काम सही नहीं हो रहा, मैं उस काम को अपने जहां तक लेके जाना है, जिस ऊंचाई तक, वहां तक नहीं ले जा पा रही हूँ, वो मुझे स्ट्रेस देगा। मुझे उसकी चिंता होगी, मैं वहां पर अटक गई हूँ, मेरा सारे का सारा फोकस उस एरिया में है। मेरा भूख प्यास नींद जो है वो कम हो रही है, मुझे मेरा सिर भारी रह रहा है, क्योंकि मुझे वो अचीव करना है अपना। दैट इज स्ट्रेस। एग्जाम का स्ट्रेस, रिलेशंस का स्ट्रेस। लेकिन डिप्रेशन कब है? डिप्रेशन तब होता है जब हम बार बार वो चीज कर नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें अंदर तक हर्ट कर गई हो, जिसकी वजह से हमारे साइंस बॉडी के और सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स चेंज हो जाए। हमारी केमिकल एनर्जी जो है बॉडी की, हमारे ब्रेन में जो हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका लेवल डिप्रेस हो जाए, वो लेवल ही बैलेंस उनका खराब हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, वो डिप्रेशन है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखना जरूरी है कि सिचुएशन, अगर 10 लोग एक ही जगह हैं, 10 लोग एक ही सिचुएशन में डाले हैं, उनमें से एक को डिप्रेशन नहीं है, एक को ज्यादा है, एक को कम है, एक स्ट्रेस में है, अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम ट्रेन अलग हुए हैं। हमारी हमारा जो प्रोसेस है सोचने का, हमारा थॉट प्रोसेस जो है, हमारा वर्किंग प्रोसेस जो है, हमारी ट्रेनिंग है टू डू वर्क, ट्रेनिंग टू टेक स्ट्रेस, वो हमारा अलग अलग है। काम करने का ढंग अलग है, हमारे सोचने की ताकत अलग है। तो एक ही सिचुएशन में एक इंसान को डिप्रेशन आ सकता है, एक को स्ट्रेस हो सकता है, एक बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, एक अपना गोल अचीव कर सकता है जिसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है,
ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के ट्रेट होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग, किस तरह से उसकी ग्रूमिंग हुई है, उसके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ किस तरह के हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। मैं आपको कुछ केस एग्जांपल्स भी दूंगी कि कैसे आपके बचपन में वो ट्रॉमा होता है और 20 साल बाद 30 साल बाद वो ट्रॉमा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको पैनिक अटैक्स तक होने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे। सैडनेस, नो डाउट, नो इंटरेस्ट इन एनी वर्क, मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। कोई भी काम करेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगता। स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेस में हम फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, टायर्ड रहेंगे, मसल पेन होगा, वीकनेस लगेगी, भूख हमारी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कई बार कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनके अंदर गिल्ट रहता है, नहीं ये ऐसे नहीं, मेरी वजह से हुआ है। जबरदस्ती का खुद को ही ब्लेम करना ना, ब्लेमिंग अपने अंदर ही या किसी दूसरे को भी ब्लेम करना। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं। फिजिकली हम कैसे सफर कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बीमारियां हैं, जैसे अर्थराइटिस है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी हमारे हैं, हम अपने साथ लेके पैदा हो रहे हैं लेकिन किसी ट्रिगर के साथ बाहर आ रहे हैं। ट्रिगर ये सिचुएशंस ही क्रिएट करती हैं। ठीक है, कि कोई ट्रिगर आया लाइफ में, आपको अर्थराइटिस आ गया, कोई ट्रिगर आया आपको सर्कलेसिस आया, ट्रिगर आया तो आपका थायराइड, थायराइड इज नॉट ऑटोम्यून, पर कई बार वो ऑटोम्यून होता है व्हेन टीपीओ इज रेज्ड। ठीक है, तो सॉरी, जितने भी ट्रिगर्स हैं वो यहीं से मिलते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिससे ऑटोम्यून हमारा बाहर आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी स्लीप या तो बहुत ज्यादा होगी या कई बार कम जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कईयों का फास्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म, कईयों का कमता है। ये हमारे साइंस और सिम्टम्स। मोटापा कईयों का आता है, कईयों का कमता है। ठीक है, विथ डिप्रेशन ओनली। ठीक है, अब इसके रीजंस देखते हैं कि किस तरह से रीजंस बनते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक लिमिट रखी हुई कि ये मेरे फॉर्मेट्स हैं, ये मैं ऐसे रीजंस, ये मैंने बना रखे हैं ब्लॉक्स। इसी तरफ से अगर पेशेंट आता है तो ये दवाइयां हैं, इस तरह का पेशेंट आया तो ये है। वो मेरा एक्सपीरियंस है इन माय क्लिनिक। किस तरह से, जैसे स्ट्रेस के साथ अगर डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस में क्या क्या हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से आएगा स्ट्रेस। दूसरा आपके फैमिली रिलेशंस में हो सकता है, फैमिली या फिर आपके दोस्तों में से, रिलेशंस में से। रिलेशंस कैसे, जैसे फैमिली रिलेशन हुआ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, भाई बहन, दोस्तों में से आपके रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, ये रिलेशंस में से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है। तीसरा होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस जब क्रॉनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं तब कई बार डिप्रेशन आता है। दूसरा मेरा रहता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन का इशू आया, कोई मिनोपॉजल एज पे हुआ, मिनार्की की एज पे हुआ, बॉयज में भी सेम। ठीक है, तीसरा है कोई क्रॉनिक डिजीज, सिरोसिस आ गया किसी को, बड़ी देर से सफर कर रहा है, कैंसर को सफर किया जा रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, अपनी ही बीमारियों से, अपने ही फिजिकल हेल्थ की वजह से अपने आप को नीचा कर लेना, अपने आप को डिप्रेस कर लेना। फोर्थ होता है मेरा जेनेटिक फैक्टर। आप फैमिली हिस्ट्री लीजिए, पता लगेगा कि मदर फादर सबको आ रहा है, पीछे से ही आ रहा है। तो क्या है कि वो माहौल है, घर का एटमॉस्फेयर है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको जीना ही वैसा आता है, उसको सोचना ही वैसा है, क्योंकि सीखा ही वो है। जेनेटिक फैक्टर्स उसके डीएनए में आया है। लास्ट वन इज द इमोशनल ट्रॉमा। ठीक है, आपके इमोशंस सडनली बहुत ज्यादा किक थे, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए किसी से। ठीक है, कोई आपको चीट कर गया है, आपसे सह नहीं हुआ, बहुत ज्यादा दिल पर लगी ना, किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करिए, आप 99 पर जाके अटक गए, आपको 100 नहीं मिला। आपने बहुत मेहनत करी और आपको फील होगा इमोशनल ट्रॉमा।
आसपास का स्ट्रेस था कि आपको 100 ही करना है, आपसे नहीं हुआ। ठीक है। ईव टीजिंग गर्ल्स की कई बार दिल पे ले लेती हैं लड़कियां। खूबसूरत ना होना, वो बहुत सारी लड़कियां हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं इसीलिए मुझे कोई देख नहीं रहा है। ठीक है। रेप्स, इमोशनल ट्रॉमाज है, फिजिकल के साथ साथ, जो ऊंचा उठना ही नहीं देता। हम उठ सकते हैं, कई बार होता है कि नहीं होता। मेरे ये 5 अपने कैटेगरीज में इसी हिसाब से कि हाँ ये चीजें हैं, मेरे फैक्टर्स मैंने बना रखे हैं। अगर कहाँ से आया है पेशेंट, उसको उस तरह का हम काउंसिल करते हैं अपनी क्लिनिक में, और उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉज। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, काउंसलिंग क्या होती है। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज मेंट बाय काउंसलिंग? आप समझते क्या हो? मेडिसिन तो नो डाउट कि हम देते ही देते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता है कि ये कर देना है, ये नहीं करना है। लेकिन मैं अपनी क्लिनिक पे काउंसलिंग पे ज्यादा बिलीव रखती हूँ, मोर देन मेडिकेशंस। काउंसलिंग का मतलब क्या है, चलिए बताइएगा। काउंसलिंग क्या होती है भाई? व्हाट इज मेंट बाय काउंसलिंग? प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प। बहुत ही प्रोफेशनल आंसर है बेटा। कुछ और बताएगा कोई? व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, मैंने बहुत से पेशेंट्स को पीएल देके विदाउट एनी मेडिसिन सिर्फ काउंसलिंग से पेशेंट ठीक करें, बहुत से पेशेंट्स। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, सरफराज। एक और आंसर आया है मनराज, टू लिसन द प्रॉब्लम्स अबाउट देयर फीलिंग्स इमोशन एटसेट्रा, देन गाइडिंग देम वेयर दे आर स्टक, लिसनिंग केयरिंग वर्ड्स टू विक्टिम गाइडिंग टू देम। भाई काउंसलिंग हम, चलिए ये बड़े प्रोफेशनल आंसर दे रहे हो तुम लोग। काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जब किसी एक सिचुएशन से हम बार बार लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मीतू अरोड़ा लिसनिंग टू द पेशेंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके, चलिए, एंड फाइंडिंग वेज आउट, ओके। जब आप ऐसे प्रोफेशनल आंसर देते हो तो मुझे लगता है सब कुछ मालूम है सबको, है ना? इसको आसान तरीके से देखते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी आएगा, बहुत सारे पेशेंट्स भी देखेंगे, तो खुद से खुद की लड़ाइयां जीतना, उसमें जो मजा होता है ना, वो कहीं नहीं है। काउंसलिंग जरूरत ही क्यों है? व्हाट इज काउंसलिंग? पहले तो ये है कि उसमें काउंसलिंग में क्या होता है, वी डू ट्रेन द पेशेंट्स। काउंसलिंग में हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? वाई? क्यों? क्योंकि जब एक ही सिचुएशन के साथ हम बार बार लड़ते हैं और हमें वो रास्ता नहीं मिलता उससे जीतने का, इट मीन्स कि हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी है, हमारे एक्सपीरियंसेस में कोई कमी है, हमें वो रास्ता नहीं दिख रहा है। देन वी नीड अ हेल्प। वो जो जरूरत है वो आपके दोस्त मित्र, आपका गुरु, आपका टीचर, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या है काउंसलिंग? होती क्या है?
जिसमें हम मरीज को ट्रेंड करते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूँ, नॉट इन ए प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि क्या है क्या नहीं है। मरीज को ट्रेन करना किसके लिए? उसकी सिचुएशंस के लिए, उसके टफ सिचुएशंस के लिए, नॉट टू एवरी सिचुएशन, क्योंकि हर सिचुएशन उसकी लाइफ में नहीं है भाई। जो सिचुएशन टफ मेरी है वो आपकी नहीं है, जो आपकी है वो आपके साथी की नहीं हो सकती ना। तो मरीज की जो टफ सिचुएशन है उसके अगेंस्ट उसको खड़ा करना, उसके लिए रास्ते खोजना, यही हम काउंसलिंग में करते हैं, बट नॉट इन ए रिजिड और फोर्सफुल वे। उसको अपनी ताकत, अपने ऑर्डर के साथ, रिजिडिटी के साथ इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक गाइडेंस देनी है और एक एम्पावर करना है उसमें। ये नहीं कि हमने सजेशंस दे दिए, हमने ऑर्डर कर दिया तुमको यही करना है, ये मेरा सजेशन है, ये मानना ही मानना है। नो, इट इज नॉट द वे। क्या है उसमें? उसको हेल्प इस तरह से करना है कि वो अपनी सिचुएशन के साथ खुद लड़ने के कैपेबल हो जाए। वो कभी भी फोर्सफुली नहीं होगा। थिंक इन योर पास्ट कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे, आप 5वीं क्लास का एग्जाम दे सकते थे? नेवर। क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता था, आपको पता ही नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है। हम नहीं क्रॉस कर सकते 5th स्टैंडर्ड की बुक्स को ना। हमें ट्रेंड होना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन 5th क्लास। हमारे होम्योपैथ्स में देखो, कोई पैथोलॉजी पे वर्क कर रहा है, कोई माइंड पर सैगल मेथड से, कोई संकरण कर रहा है, कोई डॉक्टर वजेकर को फॉलो कर रहा है। रास्ते अलग अलग है, ट्रेनिंग्स अलग अलग है मंजिल तक पहुंचने की ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने उसको ट्रेन करना है। अब ट्रेन करने के लिए हमको करना क्या होता है? एक पॉइंट बताना मुझे, जो आप करते हो नॉट प्रोफेशनली, ये गूगल करके नहीं, वो मुझे पता चल रहा है कि आप पटाख पटाख ये जो अंग्रेजी मार रहे हो ना मुझे प्रोफेशनल लैंग्वेज में, वो नहीं करना। चलिए बताइए। व्हाट टू डू इन काउंसलिंग? किस तरह से आप मरीज से बात करेंगे, क्या करेंगे? वो तो मुझे पता लग गया, मन हल्का करना है, एक्टिव लिसनिंग है, ये सबको मालूम है। कम ऑन मनराज, आजा भाई सामने, फटाफट बोल। पैसिफाई हाउ? पैसिफाई से मतलब बेटे? पैसिफाई किस तरह से करोगे आप? कामिंग डाउन। वाई? एक फौजी अगर आता है आपके पास डिप्रेशन को लेके कि वहां मैंने इतने सारी लाशें देखी, मरते देखा, उसके बावजूद मुझे लड़ना पड़ रहा है, मैं वहां पे लड़ रहा था, नाउ आई एम डिप्रेस्ड विद ऑल डेड बॉडीज, पर मुझे फिर से जाना है जंग में, हम उसको काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे? मेकिंग देम अंडरस्टैंड। मैंने जो सिचुएशन क्रिएट करी है उसका बताइएगा। कामिंग डाउन आपने लिखा है, किस तरह से काम डाउन करेंगे हम? आपने बोला है कामिंग डाउन। मैंने सिचुएशन क्रिएट करी है, एक फौजी देख के आया है, देन ही इज डिप्रेस्ड और उसको वापस जाना है, आकांक्षा, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। देन इससे वो समझ जाएगा, उसको भी पता है कि ये उसका जॉब है। शोइंग एम्पैथी। हम्म। वैल्यू देम, सामने आओ बेटा। यस, शोइंग एम्पैथी।
आई एम वेटिंग। कोई आंसर बताएगा ये सिचुएशन के लिए? चलो हम देखते हैं। हमने काउंसलिंग का तो देखा कि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं। नाउ बेनिफिट्स। थॉट्स का क्लैरिफिकेशन होने लगता है आफ्टर काउंसलिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनल कंट्रोल आता है और साथ में इमोशनल वेंटिलेशन में हेल्प करता है। ये बेनिफिट्स है काउंसलिंग के। ठीक है। और इसमें एक हॉर्मोन्स की बात करी थी, अब देखते हैं। मैम रिपीट द क्वेश्चन। बेटा मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी थी सरफराज आप ही के आंसर से कि कमिंग डाउन द पेशेंट आप बोल रहे हो कि मरीज को हमें काम डाउन करना है। हमें काम डाउन किस तरह से करना है? अगर एक फौजी आता है, बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो बहुत सारी डेड बॉडीज देखी है, देन ही इज डिप्रेस्ड बाय द डेड बॉडीज, और हमारे पास आया है कि नाउ आई एम डिप्रेस्ड बट मुझे वापस जॉब पर जाना है, वही सब कुछ करना है, देखना है। उस सिचुएशन में हम मरीज को काम डाउन किस तरह से करेंगे? योर आंसर इज वेरी राइट, कामिंग डाउन। बट हाउ? सिचुएशन अग्रेसिव है, हमें काम डाउन भी करना है और रहना भी अग्रेसिव ही है। चलिए आगे देखते हैं हम। मैं इसका आंसर दूंगी, अगर भूल जाऊं तो मुझे पूछना है दोबारा। पहले थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। पॉजिटिव बूस्टिंग, बेटा खुल के जवाब दो ना, ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड से आंसर करते हो तो उसमें क्या आएगा? ये सारा गूगल आप बता रहे हो सारा ना करके। पॉजिटिव थिंक, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है उसमें? चलिए, हमने इसमें केमिकल इम्बैलेंस देखा था कि किस तरह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। कौन से? कॉर्टिसोल इसमें हाई होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। सेरोटोनिन जो होता है वो लो होता है, वो हैप्पी हार्मोन होता है हमारा। ठीक है। डोपामिन जो है वो भी लो रहता है, जो मोटिवेशनल और प्लेजर हार्मोन है। ठीक है। एक और हार्मोन है नॉरेपाइनफ्राइन, जो डाउन रहता है, जिससे कंसंट्रेशन इजी नहीं होती, कंफ्यूजन बढ़ती है और ब्रेन फॉग भी रहता है। थायराइड इंबैलेंस रहता है, जिसकी वजह से कम जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। ठीक है। एस्ट्रोजन का इंबैलेंस रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो बढ़ता है, जिससे लो लिबिडो रहता है, हमारा मस्कुलाइन वीक होता है। ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मस्कुलाइन तो सिर्फ मेल्स में ही जरूरत है इस बिहेवियर की, लेडीज में नहीं है। लेडीज को भी कई बार मस्कुलाइन बिहेवियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सिचुएशंस अलग होती है हमारी, लेकिन जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का भी बैलेंस रहना उतना ही जरूरी है। तो क्या है? डिप्रेशन इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल प्लस लो सेरोटोनिन प्लस लो डोपामाइन प्लस इम्बैलेंस एस्ट्रोजन प्लस इम्बैलेंस थायराइड। ये सब जब अपनी खिचड़ी पकाते हैं तो हमको डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ा सा टेक्निक पे फॉर्मेट पे आते हैं कि हमने इसको करना क्या है। नो डाउट कि एक्टिव लिसनिंग, यू ऑल नो कि हमें सिर्फ सुनना है। सुनना है, ठीक है, ओके, ये हम सब करते हैं। ठीक है। बहुत सारे मैंने डॉक्टर से, जो फ्रेश डॉक्टर्स हैं, उनसे सुना है कि जब आपसे डिप्रेशन वाला पेशेंट आता है, अपनी लंबी लंबी कहानियां सुनाता है, फर्स्ट टाइम तो हम राइट मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो इतनी कहानियां सुनाता है, इतनी झूठी कहानियां होती हैं, बीच में उसके डिल्यूजन आते हैं। हाउ कैन यू रीच अप टू द सिमिलिमम इन फर्स्ट सिटिंग? क्वेश्चन इज वेरी वेरी राइट, पर आंसर क्या है इसका? सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल ठीक है। आंसर बताएगा कोई? थोड़ा सा सोचो। आप जब झूठ बोलते हो, अपने अपने पर लेकर आया करो कोई भी चीज। जब भी आप माइंड की टेक्निक सीखते हो ना, तो खुद को सामने रखना।
सबसे बेहतर तरीका है अपने आसपास के लोगों को, जो आप जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हो, समझते हो, जानने से बेहतर आपका वर्ड होगा समझना, है ना। आप विदाउट एनी बैरियर खुद के बारे में पहले समझने की कोशिश करना। आप झूठ कब बोलते हो, कितना बोलते हो और कैसा बोलते हो, ये सोचना। आप झूठ भी अपने दिमाग की ताकत के अनुसार अनुसार ही बोलते हो। जितना अभी तक आपने सीखा है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपको झूठ भी उतना ही बोलना है। सो डोंट बॉदर कि पेशेंट आपका सामने बैठ के आपको झूठ बोल रहा है। आप सिर्फ उसकी फीलिंग, उसका क्रक्स वो पकड़ना, ठीक है। डोंट गो कि वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, ये उसकी कहानी है। जो भी कहानी है उसके वर्ड्स देखो, कहां पर वो वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है। अपनी कहानी वो खुद बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ये है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम सुनते हैं ट्रू और फॉल्स स्टोरीज, लेकिन जो भी है उसका मरीज का अपना है, वो हमें कलेक्ट करना, उसमें से क्रक्स देखना होता है। दूसरा, उसके बाद हमें इम्पैथी। इम्पैथी में क्या है, वर्ड्स को समझना, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अपना बीच में कुछ नहीं करना है, उसमें कोई सिंपथी नहीं देनी, हो तेरे साथ गलत हो गया, 15 मिनट निकालेगा उस गलत से बाहर निकलने में। सिर्फ सुनना है। इम्पैथी, जैसे वैल्यूद हमने कहा कि शो इम्पैथी, अंडरस्टैंड द वर्ड्स, उसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, प्रेजुडाइज नहीं होना है हमको। फिर उसके बाद हमने ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग क्या होती है, कभी मत पूछो कि आप ठीक हो, आर यू ओके, नो। कभी ये मत पूछो कि हाँ आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। ये सिंपैथेटिक क्वेश्चंस हैं, सिंपथी देने वाले। आस्क डायरेक्टली, कब कब कौन सी सिचुएशंस में सबसे ज्यादा तकलीफ में रहे हो, आपकी जिंदगी की कौन सी सिचुएशंस हैं जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको परेशान किया है, जिसकी वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। थॉट रिफ्रेशिंग एक होता है, अपने उसके थॉट्स को रिफ्रेश करना। जैसे पेशेंट्स कई बार ना सेल्फ ब्लेमिंग करते हैं बहुत, गिल्ट में आकर, मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, ठीक है। जब ये सब चीजें आती हैं तो उससे पूछना है, सुनिएगा पहले ध्यान से, एक्टिव लिसनिंग को नहीं छोड़ना है, सुनिए ध्यान से। देन आस्क कामली व्हाई, क्यों लगता है, कुछ तो सिचुएशन बताएगा, ठीक है। जब ये सब हो जाए, इसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ओपन स्क्रिप्ट तो आपने उसके साथ रखनी है, साथ में उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करनी, जहां जहां पे वो अटका है जिंदगी में, क्यों हुआ, उस प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्या सिचुएशन था, किसी ने हेल्प करी या नहीं करी, तुम किस तरह की हेल्प चाहते थे, क्यों चाहते थे वो हेल्प, ताकि हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चले, ठीक है। फिर इमोशनल वेंटिलेशन, ये बहुत जरूरी है कि वो खुल के अपने इमोशंस, चाहे उसके इमोशंस अच्छे हों चाहे वो बुरे, वो उस इमोशंस के बारे में बात कर सके, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि थॉट रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल इस तरह से ही आपको उसके नेगेटिव थॉट्स को चेंज भी करना होता है थोड़ा बहुत। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप उसको चेंज मत कीजिएगा, बस एक टॉर्च दिखानी है ताकि वो खुद ट्राई करे, खुद एफर्ट्स डाले, ठीक है। सबसे मुश्किल होता है जब पेशेंट एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में रहते हैं, और तब हम जब डिस्टर्ब करते हैं पेशेंट और ज्यादा होता है।
उस समय फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ रही होती है, उसका डर उस पर हावी होता है, उसके इमोशंस उस समय पीक पे होते हैं। दो तरीके हैं, कामली हैंडल करना, दूसरा क्या है, स्ट्राइक ठा, ताकि उसका ब्रेन जो है एकदम से रुके। उस समय बेहतर क्या है, उसके पैनिक अटैक्स किस लेवल के हैं, ओनली देन डिसाइडेड। ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट था जिसने लात मारी थी मेरे लैपटॉप को। एक पेशेंट ने मुझे धमकी दी थी, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, तूने मेरे से ऐसे पूछ लिया, है ना। तो आपको डिसाइड करना है आपका मरीज किस तरह से आपसे बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। उस समय आपको अपनी मेच्योरिटी लेवल ऊपर लेके जानी है। डोंट थिंक कि मेरी बेइज्जती हुई है, वो मरीज है, हम डॉक्टर हैं। इसी चीज के लिए तो दवा लेने आया, इसी चीज के लिए तो हेल्प लेने आया हो, उस चीज से निकलने के लिए। वी कांट थिंक कि हमारी बेइज्जती हुई है। ठीक है, ये सोचना ही नहीं है। इसके बाद हमने एंजाइटी और पैनिक अटैक से निकलने का एक और तरीका है, उसको फिजिकल वर्ड में ट्रांसफर करना। पानी पिलाना, लिखना शुरू कराइए उससे, उसको बोलो जो जो तेरे थॉट्स आ रहे हैं ना, फटाफट लिखना शुरू कर। उसकी लिखने की स्पीड कम होगी, उसके सोचने की स्पीड ज्यादा होगी उस समय। तो अटैक थोड़ा टेपर हो जाता है, एंजाइटी थोड़ी टेपर आ जाएगी। पानी पिला दीजिए, उसका रास्ता डिस्ट्रैक्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वो वापस आने लगेगा, आप उससे इजीली बात कर सकते हैं। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में जो भी बिहेवियर होता है उसका, वो सिर्फ रिएक्शन है उसकी अपनी बनाई सिचुएशन के साथ। कई बार वो सिचुएशन होती भी नहीं है, उसके दिमाग में वो सिचुएशन चल रही है, उसके डिल्यूजन्स में वो है सिचुएशन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद रीएश्योरेंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। स्मॉल गोल सेट कीजिएगा, 10 मिनट ही चलना है, 5 मिनट ही आपको चलना है। आज आपको सिर्फ 2 पेजेस लिखना है, जो भी आपके मन में आए विचार, जो भी थॉट्स आते हैं, आपको सिर्फ 2 पेजेस ही लिखने हैं। स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट, आप अपने हिसाब से उनका गोल सेट नहीं कर सकते। ये काउंसलिंग का फॉर्मेट जो मैं करती हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, ताकि मरीज जो है वो ठीक हो सके मेरा जल्दी से जल्दी। डिप्रेशन और काउंसलिंग के जितनी भी मैंने छोटे छोटे टिप्स जो मैं अपनी क्लिनिक में करती थी, मैंने टिप्स लिख के रखे हुए थे, आज वो आपसे शेयर किया है। आप थोड़ा सवाल पूछो, फिर मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल्स डिप्रेशन की बताती हूँ, और जो सवाल छोड़ा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई सवाल हो आपके मन में? कोई भी सवाल हो? मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिप्रेशन एंड हाउ टू डू काउंसल द पेशेंट ये समझाया है। एनी क्वेश्चन? सब समझ आ गया मुझे लगता है सबको भाई। मेडिसिन हमें कब देनी चाहिए फिर, अपनी मेडिसिन एलिमेंट्स या ऐसे मेडिसिन हैं तो कैसे इंटरफेयर करना चाहिए, कब करना चाहिए? मेडिसिन को आप कौन? मेन का। मेन का? मेन मेन का। मेन का? मेन का? हाँ जी। मैं देखो ज्यादातर कोशिश करती हूँ विदाउट मेडिसिन। ठीक है, ओके। हाँ मेडिसिन जी। में तब तक मेरा प्लेसिबो तो चलता ही है, नो डाउट, कि मरीज को हाँ आया जी। तो कुछ तो देंगे, हम प्लेसिबो देती हूँ, है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मेडिसिन में तब तक नहीं जाती जब तक उसका फिजिकल लेवल टच ना हो जाए, ओके। है ना। हाँ जब जी। तक उसके फिजिकल इश्यूज ना दिखने लग जाए, जब तक मुझे ये लगने लगे कि हाँ उसके अंदर ये चीज ऐसी आ गई, जैसे वायलेंस है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा, है ना।
जब तक उसका जैसे वायलेंस उसका बाहर आने लगा है, देन आई गिव कि हाँ इसको जरूरत है। अब ये हर्ट करेगा, खुद को भी दूसरे को भी हर्ट करेगा। उसकी फिजिकल हेल्थ अगर खराब हो रही है देन ओनली। पर उसमें ये नहीं मैं करती कि हाँ उसका डाइजेशन वीक हो रहा है तो उसकी कोई डाइजेस्टिव नक्स ओमिका उठा के दे दूं मैं उसको, एंजाइटी उसको ये ज्यादा हो रही है, बर्निंग हो रही है चेस्ट में, है ना, एसिडिटी बन रही है तो मैंने कार्बोवेज दे दिया, कुछ ऐसे रोबिनिया दे दिया, नहीं। मैं वो मेडिसिन पिक करूंगी जिसमें डाइजेशन प्लस उसका बिहेवियर होगा, बट इन 30 पोटेंसी ओनली, क्योंकि मुझे उसका फिजिकल रिकवर करना है पहले। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आई गो ऑन हायर 1 एम पे डायरेक्ट ना। पर कभी भी मैंने सिंगल डोज नहीं दिया 1 एम, आई गिव डेली, डेली 1 एम फॉर 7 डेज, फॉर 15 डेज। फिर उसके बाद ब्रेक 1-2 महीने का। ठीक है। ठीक है। हम्म। पर जैसे छोटा ऐसे हो, एक सैडनेस में चला गया, एक्सट्रीम सैडनेस आ गई, चुप रहने लग गया, खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही, तब मेरी कोशिश होती है कि ना दिया जाए, इसकी नींद ठीक है, रिकवर हो जाए, काली फौज से रिकवर हो जाए, सिर्फ उसको काउंसलिंग में ही ठीक कर दिया जाए। ठीक है। ओके। एक और भी सवाल आया था। मैम पेशेंट को सुसाइड के थॉट्स आ रहा है बार बार, तो क्या काउंसलिंग करनी है? डेफिनेटली करनी है। देखिए ये सुइसाइडल थॉट्स का आना, कितने लोग हैं आप में से टफ सिचुएशन में जाते हो तो लगता है यार मैं मर ही जाऊं, और सोचने वालों में से कितने परसेंटेज हैं जो मरने की कोशिश भी करते हैं? मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये डायलॉग तो मुझे लगता है 99% लोगों का होता है। कितने लोग हैं जो मरने के लिए ट्राई करते हैं, है ना? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैंने 4 बार सोच लिया मैं मर जाऊं। अरे ट्राई करा था? नो मैम। क्या जरूरत है? पूछो ना क्यों नहीं ट्राई करा, डर लग रहा था। उस डर के मारे ट्राई नहीं करेगा मरने से, मरने के लिए ना। हाँ कोई रीजन हुआ, मैम मुझे ये लगा था कि मेरे पीछे से इनका क्या हल होगा, क्या इनकी ये होल्ड कर पाएंगे घर के, नहीं। जिस दिन उसको लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली सेट हो जाएगी, वो कोशिश करेगा। तब आप वहां पर उस पॉइंट को उसमें से निकालिए। अगर वो खुद ही मौत से डर रहा है, वो सारी जिंदगी डरेगा, खुद नहीं वो मरने की ट्राई करेगा, वहां भूल जाओ। ठीक है। कोई और सवाल? बहुत सारे मैंने फ्रेश डॉक्टर्स देखे और मेटेलिकम देते, उसने मरने के बारे में सोचा था। अरे और मेटेलिकम को आप यूज कर रहे हो, सोचो तो सही वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद वो मरने की कोशिश करता है, थॉट्स नहीं ले रहा, वो ट्राई भी करता है। ऐसा क्या हुआ होगा उसकी जिंदगी में कि वो मरने की कोशिश भी कर रहा है? थिंक अबाउट दैट। ये पढ़ा करो। ये मैं तुम लोगों को भी नहीं सिखाऊंगी, स्पून फीडिंग इतनी नहीं करूंगी। खुद से किताब उठाना। जरा सी बात के लिए उसने मरने का सोचा और मेटेलिकम दे दिया है, क्या नॉनसेंस है यार। कोई और सवाल? कोई और सवाल है? आगे बढ़े? जी। हाँ जी। चलो, सिचुएशन हमने रखी थी कि अगर एक फौजी हमारे पास आता है तो हमको काम डाउन कैसे करना है। देखिए वहां पे मरना मारना इज द जॉब, सारे फौजीज की ये जॉब है। और हमको क्या करना है, उसको काम डाउन भी करना है। उसके जॉब का जो उसको दिख रहा है, जो सिचुएशंस हैं, जो फेस है जॉब का, उसके अगेंस्ट हमको उसको काम डाउन करना है। किस तरह से काम डाउन कर सकते हैं, किस तरह से उसकी सिचुएशन को कट आउट कर सकते हैं, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपको मारना क्यों पड़ रहा है,
to save the country, to save yourself, to save your family members. ये इमोशन अगर तुम उसमें जगा सकते हो तो वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। लेकिन पहले ये जानने की ये मैंने सोचा है कि इस तरह से, लेकिन वो फौजी क्यों कह रहा है मैं मौतें क्यों नहीं देख सकता, उसको किस बात का वहां पे डिप्रेशन हुआ। फौजी है भाई, उसका तो काम है, उसको ये होना ही नहीं चाहिए था। तो पहले उससे जरूर पूछ लेना कि हाँ तुमको उस सिचुएशन में क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्यों लगा तुम्हें कि तुम डिप्रेस हो, वहां से भाग कर क्यों आ गए कि हाँ मुझे ऐसे थोड़ा गैप चाहिए। अगर उसकी कहानी मेरी कहानी से मैच करती है देन आई गिव दिस सजेशन। अगर उसने ही कुछ और बोल दिया भाई वो मरा तो मुझे अपना कोई फैमिली मेंबर याद आ गया, ये आ गया वो आ गया, देन आपको काउंसलिंग दूसरे ढंग से करनी है कि वो मेंबर नहीं है, सिर्फ आपका प्रोसेस है, पीछे आपके बैक ऑफ माइंड कुछ और चल रहा था, आपने उसके साथ रिलेट कर लिया है, फिर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पे आपको वो जो उसने रिलेशन बनाया है अपने पास्ट के साथ, उस रिलेशन को कट आउट करना है। काम डाउन करने का तरीका होता है, कामिंग डाउन ये नहीं है शांत से रहो आप मेडिटेशन करो। अरे ऐसी सिचुएशन में आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते, आप भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, सिचुएशन ही आपका रॉन्ग है ना। और ये जो थॉट्स और डिल्यूजन बनते हैं ये विद इन अस होते हैं, हमारे अंदर से बाहर आ रहे हैं भाई। सबके एक जैसे नहीं होंगे, आपकी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है, हम जिस तरह से ट्रेंड हुए हैं उस तरह से हमारी फीलिंग्स हैं, उस तरह से हमारा प्रोसेस है, आपके शब्द वैसे हो जाएंगे जिस तरह से आप ट्रेंड हुए हो, आपका थॉट प्रोसेस, आपका वर्किंग जो तरीका है वर्क करने का वर्क प्लेस पे वो हो जाएगा, है ना। तो आपको उसका पूछना ज्यादा जरूरी है कि तुमको क्यों लग रहा है। कमिंग डाउन में ये मत करिएगा कि हाँ आप मेडिटेट किया कीजिए रोज 2 घंटे, आप योगा करें, ये बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि हाउ कैन यू सजेस्ट कि आप योगा कीजिए आप मेडिटेशन कीजिए जबकि उसको इतने पैनिक अटैक्स और इतनी एंजाइटी हो रही है। कैन यू डू दैट कि आप योगा करके आपके पैनिक अटैक्स चले जाएं, आपके वरीज चले जाएं, जब तक वो चीज सही नहीं होती, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है भाई, काउंसलिंग में ये करना ही गलत है, ठीक है। एक तो उस सवाल का ये जवाब हो गया। मैं अपना एक बहुत ही बेहतर, बड़ा ही अजीबोगरीब मेरा मरीज था, मुझे उसमें पहुंचने के लिए भी 2-3 दिन लगे थे क्योंकि वो ही ओपन नहीं हो रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था बताना क्या है। उसने 3-4 आगे पहले साइकेट्रिस्ट से बात करी थी, उसके हिसाब से इस तरह से कभी किसी ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। पेशेंट मेरे पास आए थे 56-57 की एज पे और पिछले 10-15 साल से वो डिप्रेशन को हैंडल करते आ रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग मेडिसिन वो ले रहे थे, नींद बहुत आती थी, ठीक है। मेडिसिन में अभी बता देती हूँ, तुम लोग सब पूछोगे क्या दिया था, सीपिया। मुझे नहीं लगता वो सीपिया से ठीक हुए कि नहीं हुए, बट आई बिलीव इन माई काउंसलिंग, आई बिलीव इन माई वे कि मैं किस तरह से डील करती हूँ डिप्रेशन के पेशेंट्स को, उस तरह से वो ठीक हुई। पेशेंट का एज देखिए किस कौन सा है, 60 को टच करने वाला है। और पेशेंट आके मुझे कह रहा है कि मैं जब शिशु करने जाती हूँ तो मुझे प्राइवेट पार्ट्स दिखते हैं मेल्स के, वो मेरी तरफ बढ़ते हैं, मुझे डर लगता है कि मुझे टच ना कर ले, मैं रेप ना हो जाऊं। क्या सिचुएशन है, हम आराम से सोच लेंगे इसका सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है, ओनली देन शी सॉ दिस, सोचते हैं ना हम, या कुछ और सोचेंगे, कम ऑन। और दिस इज द मेजर इशू ऑफ अवर लाइफ। हर डॉक्टर के पास जाके बोलती थी मुझे ऐसे दिखता है, मैं अपने पास चक्कू रखती हूँ, अगर कोई आया तो मैं मार दूंगी, मैं कमरा बंद रखती हूँ। कैसे डील करना है,
मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। उसने तो मुझे इतनी बड़ी कहानी के बाद ये चीज बता के 1-1.5 घंटा लगाया था इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। मैंने 2 सेंटेंसेस में फिनिश करा है। बताएगा कोई? कम ऑन। हाँ जी, मेनका, आकांक्षा। आई नो जस्ट अबाउट मेडिसिन, और इससे ज्यादा नहीं। अरे मेडिसिन छोड़ो, पहले तुम इस पर आओ, हैंडल कैसे करना है। पेशेंट के जब हम डीपर गए ना, तो मरीज ने बताना शुरू करा कि जब मेरा बेटा हुआ ना, 12वीं में पास होके आया, मैं पार्क में बैठी थी, उसने मुझे पीछे से आके हग करा, बोला मम्मा मेरे इतने परसेंट आए हैं, मुझे जो अचीव करना था मेरे उतने मार्क्स आ गए हैं, मैं अब हॉस्टल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा। एकदम से मुझे स्ट्राइक करा कि ये मुझे रेप ना कर दे आज। ये नहीं तो अभी जो बताया ऐसे फीलिंग उसकी स्टार्ट हुई बेटा। तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझे रेप ना कर दे। अब देखो मुझे पता है कि वो मेरा बेटा है, मैंने उसको पैदा करा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, मुझे कभी उनसे नहीं लगता है, पर मेरे बेटे से मुझे डर लगता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करा, तो वो कहते हैं तू क्या क्या सोची जा रही है, बेटे को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही है। पर विद इन डेज में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चलेगी इस फीलिंग के, जिससे मुझे डॉक्टर के पास शिफ्ट करना पड़ा, और मेरे बेटे को ही पता चल गया। बहुत अपसेट हुआ, हॉस्टल चला गया, वो कहता मम्मा मैं आपसे दूर रहूंगा। फिर मैंने चक्कू रखना शुरू करा अपने पास। मैं ऐसे जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या है। मैं अपना ध्यान बहुत डाइवर्ट करती हूँ। आगे मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती थी, अब मैं खाना नहीं बना पा रही। डाइवर्ट ध्यान करती हूँ शॉपिंग कर करके, एक्सेस में शॉपिंग कर लेती हूँ। उसका रिएक्शन है, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ। मैं मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं होता है मेडिटेट। भगवान में ध्यान लगाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कोई हेल्प नहीं है। बहुत दवाइयां खा ली हैं, डॉक्टर जब दवाई दे रहे हैं मैं सो जाती हूँ, सिर्फ उसी से काम रह पा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू हर ये केस यहाँ से शुरू हुआ, जो उसने बताया उसके बच्चे ने। बच्चा तो उससे पहले भी हक करता होगा ना। हाँ जी, कोई बताएगा? देखो, जब भी ऐसे फीलिंग्स कभी ट्रिगर होए ना किसी भी पेशेंट की कि हाँ ये हो गया अचानक से, उसने तो बता दिया कि तब मुझे हुआ, थोड़ा और सबकॉन्शियस में जाना उसके। गो इन द चाइल्डहुड, किस तरह से उसका बचपन रहा, किस तरह से वो बड़ी हुई, ग्रूमिंग किस तरह से हुई, क्योंकि जितने भी डिल्यूजन्स आपके बातें हैं, आपके वर्ड्स हैं, वहीं से तो आए हैं जहां से आपने सीखा है। आप अगर कॉन्वेंट एजुकेटेड होंगे तो आपकी भाषा में तकड़ तकड़ करके अंग्रेजी बाहर आती है ना। तो जिस तरह से आपने सीखा है, जहां से आप ग्रूम हुए हो, वहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो आपका ये डिल्यूजन एकदम से ट्रिगर करा। मध्य प्रदेश से वो लेडी थी, छोटे से गांव से, ठीक है, बट वो बहुत ही खुश मिजाज। मुझे ऐसे रहना है, मुझे गोलगप्पे खाने होते हैं, मैं ठीक से रहूंगी। मैं कॉलेज जाती थी, घर में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो घर में बताया जाने लगा कि तुमको ऐसे रहना है, यू आर ए गर्ल, तुमको सूट ही पहनना है, दुपट्टा इस तरह से ओढ़ के रखना है, आप हंसेंगी नहीं ज्यादा, आप गोलगप्पे हम घर पे लाके देंगे।
वो बंदिशें मुझे इरिटेट कर रही थी कि व्हाई टू मी ओनली। मेरी सिस्टर तो मैनेज कर गई ऐसी सिचुएशन को, बट आई कैनॉट हैंडल। मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती अभी भी ये बंदिशें। मुझे आजादी चाहिए थी, है ना। तो उसके बाद तो गांव में कुछ लड़के ऐसे थे गलत, जो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करते थे, उठाते थे, करते थे। तो मेरे फादर ने मुझे बोला था, कुछ भी हो जाए अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगने देनी। अगर कोई लड़का ऐसे आता है, ऐसे गुंडे मवाली आपके पास आते हैं, खुद को खत्म कर लेना, ठीक है, लेकिन अब अपनी इज्जत को बचाना। बड़ा अजीब लगा कि हाँ, मैं मर जाऊं, ये मेरी मौत को मतलब ले लेंगे, मेरे मरने से इनको असर नहीं होगा, पर ये है कि हाँ, मुझे कोई रेप ना कर दे, ये इसकी इज्जत खराब हो जाएगी रेप करने से। कितना गलत प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू हर, इन हर वर्ड्स ये कहानी थी। 3-4 सेंटेंसेस में मैंने आपको कवर करा है, जबकि उसके 2-3 दिन लगातार 2-2 घंटे, 2-2 घंटे रोना, सबकना, ये हुआ बचपन में, हर छोटी उसने अपनी सिचुएशन को डील करा कि ये ऐसे था, वैसे था। बचपन में उसके दिमाग में था कि लड़के ऐसे कर सकते हैं, जबकि उसके साथ ये कभी हुआ ही नहीं। शी इज पोस्ट ग्रेजुएट, शादी बड़ी अच्छे फैमिली में हुई है, वेल सेटल्ड, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड थे, सॉरी हैं, ठीक है, बच्चे दोनों बड़े अच्छे हैं, लड़का और लड़की, उसकी सिचुएशन को मैनेज भी कर रहे हैं, है ना। ये बचपन में उसके बोल बोल के कि हाँ, ये यंग लड़के ऐसे होते हैं, ये ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे, तो उसके बैक ऑफ माइंड, सब कॉन्शियस में ये चीज भरी गई। और सडनली जब बच्चा जवान हुआ खुद का ही, क्योंकि बोला ही है गया ना जवान लड़के करते हैं, बूढ़े लोग तो करते ही नहीं ना ये सब, बुढ़ापा थोड़ी करता है ऐसे। तो कभी फादर इन लॉ के साथ ये सिचुएशन नहीं आई। बेटा जब जवान हुआ तो ये सिचुएशन उसकी क्रिएट हुई। उस सिचुएशन को क्रॉस करना जब मैंने सिखाया कि नहीं, आप उसको देखो, वो चीज निकल चुकी है, वो क्यों हुई, आपके फादर ने आपको किस लिए बोला, उसका पर्सपेक्टिव जो है फादर का वो समझो। कोई अपनी बेटी की मौत क्यों देखेगा। वो जो अंदर दर्द था अपने फादर के लिए कि मेरे को ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोला जाता था कि ऊपर से छलांग लगा लेना, मर जाना, चाकू मार लो, ये कर लो, तो ये गलत था मेरे लिए। वो चीजें जब उसको समझानी शुरू करी कि कभी उसका फादर का पर्सपेक्टिव समझा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं। अब तो वो बुढ़े हो गए इतने, अभी भी तुम ये सोच रही हो कि ये गलत कर रहे थे, और अभी तक सफर भी कर रही हो कि हाँ। उस चीज के साथ जब रूबरू हुए, वो तस्वीर टूटी, तो धीरे धीरे उसने ठीक होना शुरू कर दिया। और वो बोलती भी थी कि इस तरह से तो किसी ने बात ही नहीं करी। दवाइयां कई बार उस सिचुएशन को सही नहीं करती। और सीपीआर में तुम देखोगे बीइंग रेप्ड करके, एक डिल्यूजन बीइंग रेप्ड करके आपका एक आता भी है, क्या कहते हैं, रूब्रिक। रिकवर भी हुई, बहुत ज्यादा रिकवर हुई, जबकि उसका फिजिकल सिम्टम मुझे तो कभी कोई दिखा ही नहीं। उसका ब्रीदिंग, पैनिक अटैक्स, यही सब चीजें रहती थी। तो सिचुएशन को हमेशा समझना हो तो उसके ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचो, मरीज के किस तरह से ट्रेंड हुआ है, ये एक्सपीरियंसेस लाइफ के क्यों हुए हैं। अच्छा, एक और मैं मजेदार केस बताती हूँ। मेरा एक पेशेंट था, यंग बॉय, ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करता करता कहता, अभी मुझे, मेरी गंदी आदत है मैम, बिहेवियर इश्यूज के लिए जब पेशेंट्स आते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं होता, इस तरह से भी मरीज आते हैं, तो बिहेवियर इशू उसका क्या था कि मुझे चोरी करने की हैबिट है। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मुझे स्ट्रेस होने लगता है, मेरा सिर दुखने लगता है, मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ करा ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स बहुत गलत होती हैं सेल्फ के लिए, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो चोरी करना इज माई मोटिव, मुझे डेली ही कुछ चुराना जुराना है।
और मैं चोरी करता हूँ और पकड़ा भी नहीं जाता। इस तरह के मरीज को आप किस तरह से ठीक कर सकते हो? कोई आके बताएगा इस तरह के मरीज को जिसकी स्ट्रेंथ ये हो चोरी करना, और चोरी करना उसको उसकी हेल्थ को ठीक रख रहा है। कैसे काउंसिल करेंगे? क्या दवाई देंगे? देखो, कभी भी किसी मरीज को कभी भी कुछ सजेस्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू हिम और हर ओनली, अपने हिसाब से नहीं कि चोरी करना पाप है। मेरे लिए तो कभी चोरी करना पाप नहीं है। कितने स्पाइज हैं जो दूसरी कंट्री में जाके चोरी करते हैं, डू दे पाप? नहीं, कोई पाप नहीं। पाप तब है जब आपके चोरी करने से किसी दूसरे को नुकसान हो मेजर, उस वो तकलीफ में आ जाए, उसके बनते काम बिगड़ जाए, वो सफर करे। तो ये सिचुएशन में आप अगर आते हो तो मेरे हिसाब से तब पाप है, अदरवाइज इट्स ओके यार, उसकी हैबिट है, उसको ये काम रख रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है। मरीज को सिर्फ इतना गाइड करा, बेटा आप डेली चोरी करो। चोरी वो करना जिससे दूसरे का नुकसान हो। आप मेरी क्लिनिक में आए हो, चोरी करो, मेरा पेन चुरा लो, 20 25 30 रुपए का पेन आ जाएगा, कोई और बात नहीं है, बड़ी बात नहीं होगी, डजेंट मैटर। आप मेरा लैपटॉप चुरा के लेके जाओगे, इट मैटर्स टू मी, है ना? तो चोरी करते वक्त अगर आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लो तो इट्स गुड। आज भी वो मरीज बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। एक चीज ध्यान रखना, भगवान ने जब भी किसी भी जीव को बनाया है उसको कुछ ना कुछ एक गुण बड़ा और एक छोटा गुण दिया। जैसे सांप है, आप स्नेक्स में देखो, स्पाइनलेस है, कमजोर जीव है, अगर उसके अंदर जहर ना हो हम उससे डरेंगे नहीं। पकड़ के ना उसको रस्सी की तरह यूज करेंगे और ऊपर कपड़े सुखाएंगे उसके, ठीक है ना? डरते क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जहर है। और जहर पॉइजन को भी भगवान ने किस तरह से दिया है? एक बार वो डस ले, उसका जहर निकल जाए, अगले 1 वीक तक उसके अंदर जहर नहीं होता है, विद इन 8 डेज उसका जहर बनेगा दोबारा। तो ये नेचर जो है खुद आपके गुण और अवगुण को सर्कुलेट करती है, बनाती है, उसको प्रमोट करती है। बताया जाता है कि आपने अपने गुण को किस तरह से यूज करना है। तो स्नेक भी कभी भी आपको डसता नहीं है देखते ही, पहले जाता है, स्पीड रहती है उसमें, फिर उसके ऊपर फन दिखाता है, सिर्फ फुंकारता है गुस्से से, सारी सिचुएशंस करने के बाद ही वो आपको हिस करेगा, ठीक है ना? तो कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको लगे कि ये मेरी नेगेटिव चीज है, कोई मरीज आके बोलता है, कोई बात नहीं। उसकी नेगेटिव चीज अगर उसकी स्ट्रेंथ है तो उससे छीनने की जरूरत नहीं है। उसकी वो नेगेटिव जो चीज है जिसको वो सोच रहा है, जैसे चोरी करना इज हिज नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके घर वाला है, तो उसको स्ट्रेंथ में आप शिफ्ट कीजिए ना। कोई ऐसा जॉब जहां पे चोरी करना ही अच्छा, स्पाइस बनिए, ऐसी ट्रेनिंग। चलिए ना भी सही, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो एटलीस्ट चोरी को इस तरह से कीजिए नुकसान ना हो, आपकी स्ट्रेंथ आपको मजे भी देगी, किसी का नुकसान भी नहीं होगा। पर जैसे आप उसकी वो चीज उससे छीन लोगे तो वो सफर जरूर करेगा। सांप से अगर उसका जहर छीन लोगे तो हम रस्सियां बना के उसके कपड़े लटकाएंगे, सुखाएंगे। तो जब कभी भी किसी का कुछ देखो कि हाँ ये चीज इसकी नेगेटिव है बट उसका कोर स्ट्रेंथ है, कभी मत छेड़ना, बस उसके साथ रहना सिखाना है। सीन मी, अक्सर लोग बोलते हैं बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव है। यस आई एम अग्रेसिव, पर मुझे अपने अग्रेशन के साथ रहना आया। कहाँ है मेरा अग्रेशन? कितने लोग हैं जो मुझसे रूटीन में बात करें, कितने कितने लोगों के साथ मैं भिड़ती हूँ? कभी नहीं देखोगे। लेकिन फिर भी पता लगता है कि मैं अग्रेसिव हूँ। कैसे? मेरे वर्ड्स के साथ,
मेरी एग्जाम्पल मैंने कौन सा सवाल मेरे दिमाग में उठा? युद्ध, फौजी। अगर जानवरों में एग्जाम्पल दी, जहद, सांप। तो मेरे वर्ड्स वो हैं, मेरी ट्रेनिंग उस तरह की है कि मुझे ही वो एग्रेशन, उसमें रहना आता है, उसके साथ जीना आता है। तो उस एग्रेशन को मैंने अपनी वर्किंग प्लेस में डाला है ना। डेयर की उपज ही उस एग्रेशन के साथ हुई है। कितने साल हो गए डेयर को चलते हुए। तो आपको जो आपका नेगेटिव है, अगर उसको पालना आ जाए, मरीज को आप सिखा देते हो, उसके साथ जीना आ जाए, उस नेगेटिव चीज को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसके साथ आपकी एक स्पाइक आ जाए आपके करियर का, बहुत ही बेहतर होगा। आपकी ड्यूटी है, आप डॉक्टर हैं, आपके मरीज को किस तरह से ऊपर लेके जाना है। बाबा मत बनिएगा, चोरी नहीं करनी, गुस्सा नहीं दिखाना, मेडिटेट करना है, योगा करना है। अरे कहाँ जा रहे हो? खुद में देखो। जब खुद टेंशन में होते हो, कितना योगा तुम्हें रिलैक्स कर रहा है, कितनी मेडिटेशन तुम कर पाते हो? नहीं हो पाता है हमसे ना। तो दूसरों को ये गाइड किस तरह से करते हैं? ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, एक और केस मैं बताती हूँ। हाँ, क्रॉनिक डिजीज क्योर्ड विद काउंसलिंग नीड टू ट्रू। एक मिनट जी, किसी का सवाल आया है। मनीष पांडे, मैम, नो क्रॉनिक डिजीज क्योर्ड विद काउंसलिंग, इट्स नीड टू सिम्टम। यस, हाँ जी बेटा। जब भी कोई, मैं तो पहले बोल रही हूँ कि अगर फिजिकल सिम्टम बाहर आता है, उसके अंदर आता है कोई आपके ये पैनिक अटैक्स के साथ, आपके डिप्रेशन के साथ, ओनली देन आई सजेस्टेड मेडिसिन। या फिर उसका वायलेंस बाहर आए, पैनिक अटैक्स बहुत हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो, तब मैं देती हूँ। अदरवाइज अगर ऐसे ही चलता रहे केस, तो मुझे लगता है हाँ, ठीक हो सकता है, ये सजेशंस के साथ ही ठीक हो सकता है। जैसे अभी एक पिछले 6-7 महीने पहले एक गोल्ड स्मिथ थे, वो आए, उनके घर के छोटे छोटे इश्यूज के, हाँ मुझे मेरे घर वालों ने इस तरह से ट्रीट करा, मुझे बेकार समझा, ये करा, तो मैं अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहता हूँ। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि उनको कोई कुछ ना बोल दे। मेरे बाप ने तो मेरे साथ ऐसे करा, मेरे भाई ने ऐसे करा, मेरे बेटे के साथ कोई ऐसे ना करे। इस सिचुएशन को आप दवाइयों से कैसे सही करोगे यार, जब तक उसको सिचुएशन क्लैरिफाई नहीं होगी। हम बोलते हैं ना कि एक्टिव लिसनिंग कीजिए। एक्टिव लिसनिंग हमने कर ली है, उसके बाद हमने क्या उसको सॉर्ट आउट, क्या सोल्यूशन दिया? अरे तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ करा है, उस बच्चे के फादर को पता है कि ये गलत था, तुम उसके साथ नहीं कर रहे हो, और कौन करेगा? तुम ही फादर हो, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो डर इतना ज्यादा है कि मेरे फादर ने करा, मेरे भाई ने ऐसे करा, मेरे बेटे के साथ ना करे, है ना। तो वहां पे जब वो आपका थॉट क्लैरिफिकेशन आता है, तो ये चीज धीरे धीरे उसको समझ आनी शुरू होती है कि हाँ यार, ये सब चीजें जो मेरे फादर ने करी, मैं ही उसका फादर हूं, मैं उसके साथ थोड़े कर रहा हूं। पर तुम क्या कर रहे हो? उसको दूसरी चीजों में बांध रहे हो। तुझे ज्यादा कमाना है, तुझे स्ट्रांग बनना है, अपनी पढ़ाई पे वजन डालो, और ज्यादा पढ़ो, बड़े अफसर बनो, बड़े ज्यादा और ज्यादा पढ़ाई करोगे, एमबीए करोगे, तुम्हें बिजनेस की समझ आएगी, तुम नई फैक्ट्री लगा लेंगे, हम गोल्ड स्मिथ की जगह एक और कुछ नया काम करेंगे। ये क्या है? स्ट्रेस देना। आप सोच रहे हो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, भूल गए हो। आपके अंदर इशू आया, आपके फादर ने आपको दुत्कारा, आपको इग्नोर करा, अकॉर्डिंग टू यू फादर का। अभी हमने कुछ नहीं सुना है। बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? बाउंड्री क्रिएट कर दिए, तुमको करना है, उसकी कैपेबिलिटी है, वो करना चाहता है। अब उसकी सिचुएशन क्या होगी, वो क्या सोचेगा, वो कहां जाएगा? जब ये क्लैरिफिकेशन उस इंसान को होती है, देन ही थिंक्स, ओहो, इट्स माय मिस्टेक। ऐसा तो है ही नहीं है, ये उसका डिल्यूजन था, उसका डर था, उसका फियर उसके अंदर का, जहां से उसको एंजाइटी होती है, जहां से उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो फिर वो एक बाउंड्रीज क्रिएट करता है अपने बच्चे के लिए, नहीं नहीं करना ही करना है, गोल सेट करता है।
एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनिए, फॉर व्हाट पर्पस, सॉल्यूशंस देने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए केसेस, ठीक है। काम डाउन करना है अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन। काम डाउन का मतलब ये नहीं है मेडिटेशन, योगा, हाँ हाँ शांत बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता भाई, जब तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी उसकी आंखों के सामने कि हाँ इस सिचुएशन से मुझे इस तरह से निकलना है। तो प्रॉब्लम इज इन विथ अस, हमारे अंदर है, हमें ही खुद को ट्रेन करना है उस प्रॉब्लम से सही होने के लिए। हमारी ट्रेनिंग अधूरी है, हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे पास काउंसलिंग के लिए क्यों आता है, ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो जो मुझे करना है उसके साथ, अपने ही थॉट्स के साथ जो मैंने फाइट करना है, प्रॉपर वे से कर पाऊं। अब देखो मेरे शब्द क्या है, खुद से लड़ना, फाइट करना, है ना, ये मेरे वर्ड्स हैं, अग्रेसिव वर्ड्स, मेरा प्रोसेस है, मेरे वर्ड्स इन माय थॉट्स। आप सोचोगे आप ऐसे ऐसे एग्जांपल दोगे क्या? तो एग्जांपल्स आपके डिल्यूजन्स अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग ओनली, ठीक ठीक है। तो ये सिचुएशंस कभी भी आप किसी मरीज की देखते हो, अकॉर्डिंग टू हिम और हिज ही आपने सजेस्ट करना है, नॉट अपने तरीके से। मैं किसी को ऐसे लड़ना सिखा दूंगी, वो मेरे कहने पर लड़ तो लेगा एक बार, उसके बाद जो रिप्रिकॉशंस आएंगे वो हैंडल कर पाएगा? नेवर, फिर वापस आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, परमानेंट ठीक करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू हिम और हिज, हिम और हर, तभी मरीज आपका प्रॉपर ठीक होगा, आपका नाम बढ़ पाएगा, आप अच्छे काउंसलर बनेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? किसी को बताए बिना। अरे थक गई मैं बोल बोल के, भाई कुछ तो बोलो। ओके मैम। कोई सवाल आया किसी के? मनीष पांडे, थैंक यू। नो मैम, ओके थैंक यू जी। मेनका, थैंक यू मैम, थैंक यू। खत्म? कोई सवाल? अभी तक तो नहीं। जो बताया समझ आ रहा है कि नहीं? जी। चलिए थैंक यू, आपको सब समझ आया। फिर भी कोई सवाल हो फॉर डिप्रेशन काउंसलिंग के लिए मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। मुझे एक किसी को भी एक समझने के लिए 2 4 5 मिनट नहीं समझ आता। एक पेशेंट, एक डॉक्टर ने बोला कि मैम मेरा मरीज कह रहा है मुझ में भूत आते हैं, अरे उसको कैसे करें, कब से आए, 20 साल से आए, क्या सिचुएशन रही, नहीं मालूम है। जब तक आप मरीज से बात नहीं करते, मरीज को सामने नहीं बैठाते, हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं लेकिन वीडियो कॉल पर, दिखे तो सही, बात तो करे, कहानी तो सुनाए, झूठी ही सही, पर झूठी कहानी भी उसके माइंड ने बनाई है, उसने बनाई है, उसकी ट्रेनिंग से बनी है वो झूठी कहानी, ठीक है। तो उस कहानी से भी भागना नहीं है, उसका क्रक्स देखिए, उसकी फीलिंग देखिए, वो चाहता होगा। डिनाइल वर्ड होता है, एक डिनाइल, कुछ लोग बात ही डिनाइल में करते हैं ना, वो यहीं से आता है। तो कभी भी इस चीज से भागना नहीं है कि उसने डिनाइल में बात करी, यार वो झूठी कहानियां सुना रहा था तो क्या हो गया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, सब बोलते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग, उसका क्रक्स जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। एक और बड़ा पॉइंट बताती हूँ, ऐसे पेशेंट्स के ड्रीम्स में जाओ तो उसका सबकॉन्शियस जो निकालता है, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसका सबकॉन्शियस जो निकालता है। मुझे ना आज शेर दिखा, इट्स जस्ट ए सेंटेंस ओनली, उस शेर के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, फीलिंग विद दैट शेर, दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली। मैं शेर को देख के भाग गया,
फियर। मैं शेर को देख के रुका, मैंने उसकी आंख में आके डाल के देखा, आपने सामना करा, एटलीस्ट आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी। मैं उससे बहुत भिड़ा, मैं बहुत जख्मी हो गया। ट्रेनिंग है आपकी, आपने वो करा, अपनी सिचुएशन के साथ फाइट करना चाहते थे, आप करना आता है फाइट, भाई फाइट कर सकते हो। मैंने उससे झगड़ा करा, उसको मारा पीटा और उससे जीत गया, उसको मार डाला। वेरी गुड फाइटर। ये सपने में है, आप रियलिटी में नहीं कर रहे हैं, आपका सब कॉन्शियस क्रिएट करा है ना। तो एक्सपीरियंस क्या है, हुआ क्या है उस सिचुएशन में, आपको फील क्या है उस सिचुएशन के साथ। जैसे चोरी के साथ उसने एक एक्सपीरियंस बताया, मजा आता है, लगता है मैंने कुछ कर लिया, आज मेरे मन को शांति है। हैवीनेस नहीं है, इट्स द एक्सपीरियंस विद चोरी। लायन का दिखना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ क्या करा, उसको देख के भागे हो, उससे भिड़े हो, छुपे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमेशा एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको पकड़ना। ठीक है, चलिए और कुछ। फिनिश करें या कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है तो बोलो भी, फिर नहीं तो बंद करें। चलिए ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। संजय, चलो ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।